लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज का अखबार में आपका स्वागत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, एंथ्रोपिक चाहता है कि क्लाउड नैतिक बने, क्या धर्म इसका जवाब है। इस लेख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैतिकता के बीच एक दिलचस्प लेकिन जटिल सवाल उठाया गया है। लेख बताता है कि एआई कंपनी एंथ्रोपिक अपने चैटबॉट क्लाउड को अच्छा, समझदार और नैतिक बनाना चाहती है, और इसके लिए वो धार्मिक विचारों और परंपराओं से मदद लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन लेख साफ कहता है, ये रास्ता शायद काम नहीं करेगा। संपादकीय समझाता है कि धर्म सिर्फ किताबों या विचारों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है जिसमें शरीर की भूमिका बहुत अहम होती है। इंसान प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, उपवास रखता है, सामूहिक तौर पर अनुष्ठान करता है, और यही शारीरिक अनुभव उसे ज्यादा संवेदनशील और नैतिक बनाते हैं। लेकिन एआई के पास शरीर नहीं है, वो इन अनुभवों को जी नहीं सकता, सिर्फ समझ सकता है। लेख ये भी बताता है कि वैज्ञानिक शोध दिखाते हैं कि सिर्फ खुद को धार्मिक मान लेने से इंसान ज्यादा नैतिक नहीं बनता, बल्कि जब वो धर्म का अभ्यास करता है, जैसे नियमित पूजा, ध्यान या सामूहिक गतिविधियां, तभी उसके व्यवहार में बदलाव आता है। यानी नैतिकता सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों से बनती है, और ये भावनाएं शरीर से जुड़ी होती हैं। इसी वजह से लेख कहता है कि एआई में चाहे कितने भी धार्मिक सिद्धांत डाल दिए जाएं, वो असल नैतिकता हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ना भावनाएं हैं, ना शरीर, ना अनुभव जो इंसान को सही गलत का एहसास कराते हैं। अंत में लेख ये चेतावनी देता है कि एआई को नैतिक बनाने की कोशिश जरूरी है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि धर्म ही इसका आसान समाधान है, तो ये एक अधूरी और शायद गलत समझ होगी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय सोशल केयर की कमी, इंग्लैंड के छिपे हुए बच्चों के लिए हाउसिंग संस्थाएं मददगार बन सकती हैं। इस लेख में इंग्लैंड के बाल देखभाल सिस्टम की एक गंभीर समस्या को सामने रखा गया है। ऐसे बच्चे जो सिस्टम में होते हुए भी अदृश्य बनते जा रहे हैं। लेख बताता है कि जिन बच्चों को सुरक्षा और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही बच्चे स्थानीय प्रशासन की सीमाओं के कारण सही व्यवस्था से बाहर छूट रहे हैं। खास चिंता की बात यह है कि ऐसे बच्चों की निगरानी तेजी से बढ़ रही है। उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन वाले ठिकानों पर रखा जा रहा है, जहां निगरानी और सुरक्षा दोनों ही कमजोर होती हैं। संपादकीय समझाता है, ये सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में ऐसे मामलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। यानी स्थानीय काउंसिल के पास इतने साधन नहीं हैं कि वो हर बच्चे के लिए सही और सुरक्षित जगह ढूंढ सके। नियम कड़े किए जा रहे हैं और नए कानून भी लाए जा रहे हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि जरूरतमंद बच्चों को रखने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जगह ही उपलब्ध नहीं है। लेख ये भी बताता है कि कई संस्थाएं ज्यादा जोखिम वाले बच्चों को लेने से बचती हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि नियमों में बदलाव किया जाए, ताकि संस्थाएं इन बच्चों को लेने से पीछे ना हटे। साथ ही नए क्षेत्रीय सहयोग मॉडल और गैर लाभकारी विकल्पों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। संपादकीय का एक अहम सुझाव ये है कि हाउसिंग सेक्टर यानी सामाजिक आवास देने वाली संस्थाएं भी इस समस्या के समाधान में भूमिका निभा सकती हैं। अगर सरकार और हाउसिंग एसोसिएशंस मिलकर काम करें, तो इन छिपे हुए बच्चों के लिए सुरक्षित और स्थायी विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर द गार्जियन ये कहना चाहता है कि ये समस्या सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब सबसे कमजोर बच्चे सिस्टम में होते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये एक चेतावनी है कि हमें मिलकर इस ढांचे को बेहतर बनाना होगा, ताकि कोई भी बच्चा छिपा हुआ यानी कि अदृश्य ना रहे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, बुल्गारिया के पूर्व राष्ट्रपति रुमेन रादेव की जीत, क्या है पूरा मामला। इस लेख में बुल्गारिया की राजनीति में आए बड़े बदलाव को विस्तार से समझाया गया है। लेख बताता है कि लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बाद अब रुमेन रादेव की पार्टी प्रोग्रेसिव बुल्गारिया ने भारी जीत हासिल की है, और वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। करीब 45% वोट और संसद में स्पष्ट बहुमत के साथ ये नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 5 साल में देश को
8 बार चुनाव का सामना करना पड़ा था। लेख समझाता है, रादेव खुद को आउटसाइडर के तौर पर पेश करते रहे हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार और ओलिगार्किक सिस्टम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यही वजह है कि जनता, जो महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान थी, ने उन्हें बड़े समर्थन के साथ चुना। उनकी जीत से उम्मीद जगी है कि अब देश को एक स्थिर सरकार मिल सकती है। हालांकि संपादकीय ये भी बताता है कि रादेव की विदेश नीति को लेकर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना तो की है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने का विरोध किया है और रूस के साथ व्यवहारिक संबंध बहाल करने की बात कही है। इसी वजह से कुछ आलोचक उन्हें प्रो रशियन मानते हैं। हालांकि वो खुद इसे व्यवहारिक और संतुलित नीति बताते हैं। लेख ये भी बताता है, बुल्गारिया जैसे देश में राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादा औपचारिक होती है, जबकि असली सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है। ऐसे में रादेव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी नीतियों का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और यूरोपियन यूनियन व नाटो जैसे मंचों पर दिखेगा। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहता है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बुल्गारिया के लिए एक मोड़ है, जहां एक तरफ स्थिरता की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ नई सरकार की नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख, ईरान जंग पर अल कायदा की चुप्पी की वजह क्या है। इस लेख में एक बेहद दिलचस्प लेकिन जटिल सवाल उठाया गया है। आखिर क्यों एक ऐसा चरमपंथी संगठन जो हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मुखर रहता है, इस बार अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध पर लगभग खामोश है। लेख समझाता है, ये चुप्पी अचानक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अल कायदा ऐसी स्थिति में फंसा है जहां अगर वो खुलकर अमेरिका या इजराइल के खिलाफ बोलता है तो उसे ईरान का समर्थन करने वाला समझा जाएगा, और अगर वो ईरान के खिलाफ जाता है तो उसके अपने नेतृत्व और ठिकानों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उसके कई बड़े नेता, खासकर सैफ अल फदल, कथित तौर पर ईरान में ही मौजूद है। लेख ये भी बताता है कि अल कायदा के सामने वैचारिक और व्यवहारिक दोनों तरह की मुश्किलें हैं। उसकी जिहादी सोच में शिया ईरान को दुश्मन माना जाता है, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे हैं कि उसे ईरान को नाराज करने से बचना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो ना तो खुलकर किसी पक्ष में आ रहा है, ना ही पहले की तरह बड़े बयान दे रहा है। दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट इस मौके पर सक्रिय होकर उसे ईरान का मोहरा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे अल कायदा और ज्यादा सतर्क हो गया है। संदर्भ के तौर पर लेख ये भी दिखाता है कि 2022 में अयमान अल जावाहिरी की मौत के बाद से संगठन के नेतृत्व को लेकर भी अस्पष्टता बनी हुई है, और ये चुप्पी उसी असमंजस का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये लेख बताता है कि अल कायदा इस वक्त एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां उसे अपने समर्थकों की सोच, अपने नेताओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति तीनों को साथ लेकर चलना है। यही वजह है कि इस बार उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी रणनीति बन गई है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.